के हैं या रूरल के एरिया के हैं, उनकी हम्म, इंग्लिश वीक होती है। हालांकि वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, हम्म, और बट अपनी बोलचाल के कारण वो मार खा जाते हैं। तो हम्म, अब ये जरूर है कि हम लोग मौका देते हैं कि यू कैन स्पीक इन हिंदी राइट, if you are getting stuck, but हम्म, it does not mean that you have to give whole interview in Hindi. पीआईक्यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शीतल। पीआईक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है एक्चुअली, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और मैंने कई कैंडिडेट के फॉर्म देखे हैं कि कई बच्चे बड़े कैजुअली से भरते हैं, उसके कुछ रीजन भी हैं। मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करता downfall हूँ। of marks even in 10th 12th and graduation, but ओके, now they are ओके, focused, sir, they are preparing well and they are doing good, but sir जो past में यस, किया यस, हुआ यस। कर्मा है, they are coming now and they feel like कि ये कई dark side ना हो जाए इंटरव्यू के अंदर या एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। तो सर how somebody हम्म can sustain the situation in this situation? ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शीतल। आपने मतलब डेफिनेटली ये बहुत देखने में आता है, बहुत बार देखने में आता है ये, हम्म, कि टिल 10th आप बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट रहे, 8th में अच्छे आए, 9th में, 10th में भी आपके 95 आ गए, एंड 11th सभी के लिए मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा भरा साल होता है जिसमें लोग कम पढ़ते हैं। उसके अंदर में 60-70 आ जाए तो हम लोग भी कोई ज्यादा उसके लिए मतलब नहीं सोचते। और 12th में अगर सडनली जैसे आपने 95 आए थे और सडनली आपने देखा कि 70 या 75 आ गए, हम्म, तो ऑब्वियसली कि थोड़े से एंटीनास खड़े हो जाते हैं इंटरव्यू ऑफिसर के, और वो क्वेश्चन पूछेगा। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and today's video we have a very special guest. Today we have Captain Satish Yadav with us. Sir is being part of Indian Navy and he's given 35 years in the service. Along with that he is being ex-interviewing officer during the tenure and वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे candidates को assess किया है and he's still helping candidates in achieving their dreams. He is being part of Force Defence Academy इंदौर और वो 5th of June से एक camp conduct कर रहे हैं and they are just charging 2000 rupees for the food and accommodation, and this is once in a blue moon opportunity for those who are seeking for some help, some assessment. So you can definitely check the link in description. Coming back to video, in this video we have talked about a lot of factors, चाहे वो PIQ का इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट को हो। हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, किस तरह के डाउनफॉल ऑफ मार्क्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, वेदर यू आर डूइंग जॉब, वेदर यू आर डूइंग मास्टर्स, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट पीपल कमिंग फॉर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनसी की एक्सपेक्टेशन होता है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आई होप यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। सो विदाउट एनी फर्दर delay, let's get back to the video. So good evening, sir. I welcome you to the platform because I got the lucky one to interact with you again, and I always wait for such opportunities. So I welcome you to the platform, sir. नाइस टू बी मीटिंग यू अगेन। So काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले हैं जब कैंडिडेट्स को पता चला कि आप चैनल पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, स्टार्टिंग विद द स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज यहाँ का इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अ लार्ज चंक ऑफ पीपल गेट स्क्रीन्ड आउट। तो सर ये काफी कैंडिडेट्स के दिमाग में आता है कि ऑन व्हाट क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द एरियाज and parameters to the candidate, the assessors look into the candidates, and why a lot of people get screened out, sir? ओके, as I think larger audience knows that screening test में दो टेस्ट होते हैं, Understand. एक तो OAR एंड PPNDT। OAR टेस्ट आई थिंक नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट होते हैं, Understand. जो रिटन होते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो कोई भी एवरेज स्टूडेंट आराम से क्लियर कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी हो पहले। और जो दूसरा आता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, कई बार इस तरह से क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ये OAR टेस्ट में और PPDT के अंदर में इम्पोर्टेंट कौन सा है, किस Understand. पे हमें ज्यादा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्या मतलब जनरली जो परसेप्शन है पूरे इंडिया के अंदर में, कहने को तो हम कहते हैं कि दोनों टेस्ट की बराबर वेटेज है, बट जनरली PPNDT में अगर परफॉर्मेंस आपका ज्यादा बेटर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और PPNDT में एज अ नेम सजेस्ट कि एक पिक्चर दिखाई जाएगी आपको 30 सेकेंड्स के लिए, उसके ऊपर में आपको स्टोरी लिखनी है, और स्टोरी के अंदर में जो आप आइडेंटिफाई करते हैं एज ए हीरो, वो और कोई नहीं, वो आप ही होते हैं एक्चुअली। इट इज यू हु इज एक्चुअली टेकिंग एक्शन एंड हु इज ऑर्गेनाइजिंग द कंप्लीट एक्शंस एंड कल्मिनेटिंग इनटू द सॉल्यूशन। Understand. और उसके बाद में फिर ये सब लोगों ने ये पिक्चर पे स्टोरी लिख ली होती है, फिर आपको बैचेस में बांट दिया जाता है। जनरली वो बैचेस 10 से लेके 12 लोगों के बीच में होते हैं, 10 से 12 के बीच में एक का बैच बनता है।
और फिर वो एक दूसरे रूम के अंदर में डिस्कशंस के लिए लेके जाया जाता है। राइट सर। और डिस्कशंस के पहले आपको अपना 1 मिनट के अंदर में 50 to 60 सेकंड्स के अंदर में उसको नरेट करना होता है। तो इंडिविजुअली नरेशन किया जाता है। जैसे अगर चेस नंबर ने वन शुरू किया, वन के बाद में जैसे वन ने फिनिश किया, टू स्टार्ट करता है, और ऐसे करते करते 12 जितने बैठे हुए हैं एक के बाद एक सब बोलते चले जाते हैं। और एज सुन एज द नंबर 12 फिनिशेस, आप लोगों को आपस में डिस्कशन करना पड़ता है। तो डिस्कशन बेसिकली जो किया जाता है टू अराइविंग एट ए कॉमन स्टोरी। तो वो कॉमन स्टोरी जब आपकी एक लगभग अराइव हो जाती है तो फिर जीटीओ आपको बोलते हैं कि ओके, यू प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ यू हु विल बी प्रेजेंटिंग ए स्टोरी टू द असेसर्स। तो अभी तक आपने जो भी डिस्कशन किया था वो आपस में किया था, एक दूसरे को देखते हुए किया था। और जब आप एक जो फाइनली जो सेलेक्ट हो गया जिसको कॉमन स्टोरी देनी है, वो आपको असेसर्स को देनी होती है। तो वो खड़ा होके फिर वो असेसर को अपनी कॉमन स्टोरी देता है। अब इसके अंदर में चार पांच चीजें होती हैं कि क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता। ये चीजें हैं, सब लोग जानने की शायद उत्सुक होंगे बिल्कुल। कि सर ये इसमें क्या होता है। तो ऑब्वियसली जब आपने एक तो पिक्चर स्टोरी पे आते हैं पहले, तो स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसकी एक हमने कुछ एक थोड़ी सी बिगनिंग दिखाई, उसमें क्या हो रहा है, फिर उसको उसमें क्या एक्शन हो रहा है उस स्टोरी के अंदर में, और फिर वो उसको उस सोल्यूशन एक्शन को आप लीड करते हैं कि सोल्यूशन आपको मिल जाए। अगर उसके अंदर में तीन चार लोग हैं तो मिलके दिखाना चाहिए। अगर एक ही है तो फिर वो एक ही को अपने आप को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करके वो कुछ लोगों को अज्यूम कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि और भी उनके साथ में है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अंदर अगर वो मेल है तो जनरली फीमेल वाले उसको कैसे परसीव करेंगे। कहा यह जाता है कि जनरली अगर दो तीन लोग हैं जिसके अंदर में मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं, तो फीमेल हैज टू आइडेंटिफाई, फीमेल कैंडिडेट हैज टू आइडेंटिफाई विद फीमेल एज ए हीरो, और मेल कैंडिडेट हैज टू आइडेंटिफाई अ मेल कैंडिडेट एज ए हीरो। बट नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर वो स्टोरी में पिक्चर के अंदर में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही दिख रहा है, तो फिर बाई फोर्स इवन ए फीमेल कैंडिडेट हैज टू आइडेंटिफाई एज ए मेल हीरो ओनली, एंड वाइस वर्सा। राइट। अब ये अपने स्टोरी बना ली, अपने नरेशन। अब नरेशन जब करने के लिए आता है तो ब्रीफिंग दी जाती है कि आप एक दूसरे को एड्रेस नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून असेसर्स नहीं बोलेंगे, और अपना कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती कि आई एम सो एंड सो। आपको स्ट्रेट अवे अपना नरेशन पे आना होता है। इन दिस पिक्चर आई सॉ ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी अपनी 50 to 60 सेकंड्स के अंदर में आप नरेट करते हैं। अब नरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि वो जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, ही और शी शुड बी एबल टू नरेट ए स्टोरी इन ए वेरी कूल एंड कॉन्फिडेंट मैनर। कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कॉन्फिडेंटली अगर उसको नरेट कर पा रहा या कर पा रही है, और एक अच्छी तरह से बिल्डअप करके वो स्टोरी पूरी कंप्लीट कर रही है 50 to 60 सेकंड्स में, या कर रहा है, तो उसने अपना काम कर दिया। तो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। आपने उसके बाद में जो आप बोल रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि वो पूरी इंग्लिश में ही हो, कहीं कहीं वो बीच में इंग्लिश में हिंदी भी अगर यूज, कहीं कहीं वर्ड्स फॉर वांट ऑफ वर्ड्स आप अटक जाते हैं, तो अटके नहीं, रुके नहीं, मतलब आपकी फ्लो बनी रहे। यूज करें हिंदी का वर्ड और अपनी स्टोरी को कंप्लीट करें। बट यू हैव टू कम बैक टू इंग्लिश। ये जरूरी होता है कि नरेशन के अंदर में आपको इंग्लिश में ही जनरली करना होता है। बट लेकिन अगर कुछ मुश्किल आती है तो हिंदी यूज करके अपनी स्टोरी को कंप्लीट करें। और आपकी जो वॉइस होनी चाहिए, इट शुड बी लाउड इनफ टू बी हर्ड बाय ऑल अदर मेंबर्स, एज वेल एज जो असेसर आपके सामने बैठे हुए हैं, आईयू, जीटी और साइकोलॉजिस्ट। तो ये पहला उसका नरेशन पार्ट हो जाता है। जैसे ही लास्ट 12th ने कंप्लीट किया, अभी आपस में हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो जहां तक सबको मालूम है कि फ्रेशर जब डिस्कशन करते हैं, तो फ्रेशर के डिस्कशन में जो बोलते हैं ना फिश मार्केट बन जाता है। ये फिश मार्केट फ्रेशर में बहुत कम बनता है, बट ये बनता है जनरली रिपीटर्स के लिए। जो रिपीटर्स आते हैं तो रिपीटर्स को मालूम होता है कि यहाँ पे डिस्कशन में क्या होता है, तो एवरीवन ट्राइज टू स्पीक। बिना अपना टर्न लिए वो हर बीच में बोलने की कोशिश करते हैं। इन द बार्गेन क्या होता है कि एक दूसरे की बात वो सुन ही नहीं पाते, तो प्रॉपर एक डिस्कशन नहीं हो पाता।
तो यहाँ पर मैं एक दो चीजें थोड़ी सी मैं लीक से हटके कुछ बोलने की कोशिश करूंगा जो शायद कैंडिडेट्स को ठीक लगे, और अगर वो उसको अपने इसमें यूज करते हैं तो उनको फायदा होगा। यस प्लीज। जब आपने स्टोरी लिख ली, मैं थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ, जब आपने स्टोरी राइटिंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में ये जो नरेशन और डिस्कशन का जो काम शुरू होता है उसके बीच में कम से कम 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स का गैप होता है। राइट। एंड दैट इज द टाइम आप थोड़ा बाहर जाके आप वेटिंग हॉल में या कहीं बैठते हैं। और तो मेरा सजेशन जो है कैंडिडेट्स के लिए है कि आपको तो अपना बैच मालूम ही है, तो आप 1 to 10 अगर बैच में हैं तो वो 10 लोग आपस में बैठ जाएं। 10 लोग आपस में बैठ जाएं और एक इस तरह से हामी भर लें एक दूसरे के बात करते हुए कि भाई हम लोग जो डिस्कशन करेंगे एक फ्रूटफुल डिस्कशन करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, सो दैट कि हमें से हमारी सबकी बात सुनी जाए और फिर जो डिजर्विंग करता है उसका सिलेक्शन हो। क्योंकि अगर एक दूसरे की काटने की कोशिश करेंगे और सब बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर सबके लिए प्रॉब्लम आएगी। ये भी हमने आपने सुना होगा कि कई बार पूरा का पूरा बैच भी वॉश आउट हो जाता यस है सर। कि नहीं? हाँ तो जी। आपस में बैठ के कम से कम इतना एक हम ही भर लें आपस में कि एक एग्री कर ले इस पॉइंट को कि हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन होगा, एंड राइट। दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग ऑल ऑफ देम। और अगर ऐसा करते हैं और प्रॉपरली अपना नरेशन करते हैं और डिस्कशन कर कॉमन स्टोरी पे आते हैं तो लेट मी टेल यू उसमें से 4-5 लोग डेफिनेटली आगे चले जाएंगे, स्टेज 2 के अंदर में चले जाएंगे। राइट सर। अब ये डिस्कशन की बात आती है, मैं उस पर एक दो पॉइंट उसके लिए भी बोल दूं। यस। अब डिस्कशन में ये सब चीजें सबको मालूम भी होती हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, फिर भी उस टाइम पर एक थोड़ा सा जोश आ जाता है, जो भी आ जाता है तो उसके अंदर में सब अपनी पॉइंट बोलने की कोशिश करते हैं। यस सर। ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी डिस्कशन में सब ऐसा एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे हैं, सब बोल रहे हैं, फिश मार्केट सब बन गया है। तो क्या कर सकते हैं? जो इनमें से जो अच्छा कैंडिडेट है जो चाहता है कि मेरी बात भी सुनी जाए वो नहीं सुन बता पा रहा, तो sometimes he or she has to raise her voice or his voice little bit above the dim, जो थोड़ा सा चल रही है उससे थोड़ा सा अपना रेज करें एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द मेंबर्स टू हिम और हर। राइट। जैसे ही उसने अट्रैक्ट किया, दिस इज द सेकंड उसको ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को और अपना पॉइंट फटाफट बोल देना है। तो राइट। दिस इज द वे वन हैज टू इंटरजेक्ट इन बिटवीन जो डिस्कशन चल रहा था, और एट द सेम टाइम बाकी लोगों को सबको रिमाइंड भी करे कि जेंटलमैन, इफ दिस इज द वे वी आर गोइंग टू टॉक अमॉन्ग ईच अदर, nobody can listen to each other, let's take turns and give our point of view। तो इस तरह से करके आप इनिशिएटिव ले लें, जो भी कैंडिडेट ऐसा कर पाएगा डेफिनेटली उसके लिए ये चीज बहुत फायदे में जाएगी और उसका आगे स्टेज 2 जाने में मार्क खुल जाएगा। तो इस तरह से वो कर सकते हैं। और अगर ये सब फिश मार्केट नहीं बना है तो फिर बारी बारी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, और हर एक कैंडिडेट को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 2, 3 या 4 बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। राइट। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, शायद मिस हो गई मेरे से। जब नरेशन किया जा रहा है तो कई बार मैंने देखा है कैंडिडेट अपना नरेशन कर लेते हैं, उसके बाद में वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। अपना नरेशन करने के बाद में दे फॉरगेट कि अभी बाकी दूसरे का टर्न आ गया है, तो दे ही वाज साई ऑफ रिलीफ कि भाई मेरा तो बड़ा अच्छा हो गया, अभी हाँ। आगे देखी जाएगी। तो नेक्स्ट वाला कैंडिडेट क्या बोल रहा है, उसके आगे क्या बोल रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। बट दिस इज ए बिग मिस्टेक अगर वो ऐसा करता है कैंडिडेट। राइट। उसको सभी की नरेशन सुननी ही चाहिए, कौन सा चेस नंबर कौन सा पॉइंट दे रहा है थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीज काम आएगी जब वो डिस्कशन कर रहे होंगे। जब वो राइट। डिस्कशन कर रहे होंगे तो कह सकते हैं चेस नंबर 7 एक्चुअली गिव ए वेरी वैलिड पॉइंट, व्हाई नॉट बिल्ड a स्टोरी अराउंड दिस स्टोरी एंड ऑल दैट, चेस नंबर 9 आल्सो एक्चुअली गिव a नाइस पॉइंट। तो ऐसे करके वो उस टाइम पर डिस्कशन में उसको हेल्प आएगी। राइट तो सर। दिस इज द वे अगर आप ये अपना करते हैं। इसके अंदर में एक चीज और भी है, कई लोगों की भ्रांति होती है कि क्या इसके अंदर में ऑयल क्यू देखी जाती है? नहीं, ये जो स्टेज 1 हो रहा है इसके अंदर में हम ऑयल क्यू नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ ये चीजें देख रहे होते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसका बोलने का तरीका कैसा है नरेशन के टाइम पे, डिस्कशन के अंदर में वो कैसा बोल पा रहा है, और जब डिस्कशन के अंदर में क्या वो सपोर्टिव रोल भी अदा कर रहा है टुवर्ड्स ए कॉमन स्टोरी बनाने के लिए। राइट तो सर। ये सब चीजें अगर उसको दिखती हैं तो उसका सिलेक्शन होना
बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट सर। सर आई थिंक यू हैव इंक्लूडेड ऑल दी पॉइंट्स। मैंने काफी सारे इसके अराउंड भी क्वेश्चंस पूछे थे, बट आई गेस यू गेट टू आस्क दीज क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली बाय द कैंडिडेट्स। तो आपने सब चीजों को यस। एक कवर कर दिया। सर काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एसएसबी जाते हैं एज अ फ्रेशर, एंड सर अब वो कुछ वीडियोस देखते हैं या कुछ भी नेट पे एसेस करते हैं तो पता चलता है कि इंटरव्यू में ये होता है, इस तरह से पूछा जाता है। बट सर नोबडी टॉक अबाउट कि किस तरह से इनिशियल प्रिपरेशन करी जाए। So, if anybody is going for the very first time to ASSP, and especially for the personal interview they are preparing, so how somebody can prepare in a very good manner? देखिए, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, इट इज ए वन टू वन इंटरव्यू। सबको मालूम है कि जो वन टू वन इंटरव्यू है वो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर और कैंडिडेट के बीच में होता है, और उस रूम के अंदर में और कोई अलाउड ही नहीं होता बैठना। Right, उसका रीजन तो एक ये है कि बिकॉज यहाँ पर आप काफी अपनी इंटरनल चीजें और काफी बता देते हैं, तो वो बाकी कोई प्रेजेंट रहेगा तो आप थोड़ा सा यू विल फील ऑकवर्ड इन रिप्लाइंग दोज क्वेश्चंस, तो इसीलिए दूसरा अलाउड नहीं होता। अब इसके अंदर में तैयारी कैसे करनी चाहिए? ऑब्वियसली तैयारी इसलिए करनी इस तरह से करी जा सकती है कि एवरीवन नोज कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, right, sir. एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जो थोड़े से टायर 2 और टायर 3 सिटीज के हैं या रूरल के एरिया के हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है। हालांकि वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और बट अपनी बोलचाल के कारण वो मार खा जाते हैं। तो अब ये जरूर है कि हम लोग मौका देते हैं कि यू कैन स्पीक इन हिंदी Right, if you are getting stuck, but it does not mean that you have to give whole interview in Hindi. right, sir. That means आप हिंदी यूज कर सकते हैं, मे बी 10 to 20%, बट 80% स्टिल यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो Right, फर्स्ट प्रिपरेशन जो जिसको कोई भी कैंडिडेट को जैसे ही मालूम चलता है कि मैं मतलब, या उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है और मुझे एसएसबी फेस करनी है, एनडी का एग्जाम देना है या सीडीएस का देना है या जो भी है, उसी दिन से उसको इंग्लिश की प्रिपरेशन, इंग्लिश बोलने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। right, sir. अब कई लोग जो होते हैं रूरल बैकग्राउंड के और टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के, वो पूछते हैं सर इंग्लिश की हम कैसे तैयारी करें, क्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लें? पैसा लगता है, कई लोगों के पास में पैसे का भी अभाव होता है, तो वो शायद इतना कोर्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मेरा एक जो उसके लिए जो एक सजेशन है, इतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, बट अगर उसके लिए बस प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी Right, पड़े, तो जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप कोई सी भी चीज पढ़ें, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वो इंग्लिश वाली ले, right, sir. इंग्लिश वाली पढ़ें। मैं जनरली जो बाकी लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एक दो किताबें आती हैं, मैगजीन्स, नॉट किताबें, आई वुड से दे आर मैगजीन्स। वन इज कॉल्ड प्रतियोगिता दर्पण, and other is a very old magazine which is known as competition success review। ये मंथली शायद किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, तो वो खरीदें। कैंडिडेट जो हैं वो कुछ 120 रुपीज के आसपास में आती है, वो हर महीने की वो खरीदें, इंग्लिश में है। सेकेंड थिंग, उसके अंदर में जिस्ट के अंदर में आपका करंट अफेयर्स भी बहुत सारा दिया होता है, तो वो करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे, और इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, और साथ साथ ही साथ अपना कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें। आई वुड रेकमेंड कि आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अंदर में जो एडिटोरियल्स आता है, इसके अंदर में जो एनालिटिकल न्यूज होती है वो काफी अच्छी होती है, तो उसको पढ़ने में लोगों को फायदा हो। तीसरी चीज इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, दे शुड वॉच न्यूज, अगर टीवी पे देखते हैं तो वो इंग्लिश में देखें। 3 हो गए। चौथी चीज, लाइक माइंडेड अगर लोग मिल जाते हैं, 5-6 लोग मिल जाते हैं जो सब डिफेंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो दे शुड फॉर्म ए ग्रुप, और ग्रुप के अंदर में दे शुड से कि हम लोग जब भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई पॉइंट लेंगे, तो वी विल स्पीक इन इंग्लिश। एंड पांचवी चीज, अगर आपने जो भी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से या प्रतियोगिता दर्पण जो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, उसमें से कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो उस टॉपिक को दिमाग में थोड़ा सा रिहर्स करें, और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ट्राई टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर एटलीस्ट 3 minutes।
Okay. एंड सी योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आप कैसे बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, बीच में अटक रहे हैं, या क्या हो रहा है आपके साथ में। तो Mhm. ये 4-5 चीजें आप करना शुरू कर दें, मे बी 5-6 महीने पहले से अगर शुरू कर देंगे तो बाय द टाइम आगे इंटरव्यू के लिए आपकी डेट आ जाएगी, जब तक आप काफी इम्प्रूव हो चुके होंगे। बिल्कुल सर। एक और चीज मैं इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि ऑब्वियसली जब इंग्लिश वीक होती है हम लोग की, तो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी हमारी डाउन होती है, वोकैब डाउन होती है। Mhm. तो उसके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि जब भी आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या नॉवल पढ़ रहे हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, Mhm. डेफिनेटली यू विल इनकाउंटर फ्यू वर्ड्स विच विल Mhm. बी डिफिकल्ट, जिसका मतलब आपको नहीं आता। बिल्कुल। तो सजेस्ट कि एक डायरी खोल लें, जैसे ही वो डिफिकल्ट वर्ड आया, उस डिफिकल्ट वर्ड को आप डायरी में लिख लें और इमीडिएटली उसका मीनिंग निकाल लें, आइदर बाय डिक्शनरी और फिर अपने मोबाइल गूगल गूगल फोन में टाइप किया, उसका मीनिंग आ जाएगा। तो डेली एटलीस्ट 10 वर्ड्स आप लिख के उसका मीनिंग करें, राइट। और 1 महीने में 300 वर्ड हो जाएंगे आपके, और 6 महीने आते आते तो बहुत वर्ड हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। Mhm. वंस योर वोकेबलरी इम्प्रूव्स, अब आपको मालूम चल जाएगा इसकी मीनिंग क्या है कोई पर्टिकुलर डिफिकल्ट वर्ड की, तो आपको इजी होगा वो बोलचाल की भाषा में यूज करना या लिखने में यूज करना। तो राइट। डेफिनेटली यू विल बी राइटिंग ए बेटर इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग ए बेटर इंग्लिश। एग्जैक्टली। एक इंग्लिश इंप्रूव करना है। अब Mhm. इससे क्या हो रहा है, एक तीर से दो शिकार हो रहा है। जो मैंने अच्छा। बताया था कि कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या प्रतियोगिता दर्पण, तो Mhm. उसके अंदर में आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है और आपके करंट अफेयर्स भी improve हो रहा राइट। है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंटरव्यू राइट सर। की। और तीसरी जो उससे जुड़ी हुई है, Mhm. जैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती है, Mhm. नॉलेज बढ़ती है तो क्या होता है, यू फील कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। राइट सर। यू फील कॉन्फिडेंट, कहीं भी आप ग्रुप के अंदर में बैठे हैं, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो Mhm. कोई भी टॉपिक आपके निकल के आता है तो आपको मालूम होता है इस टॉपिक पे तो मैं मुझे सब जानकारी है, तो आप राइट। बड़े कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बोल पाते हैं। तो दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू, दैट विल हेल्प यू इन ग्रुप डिस्कशन, Mhm. दैट विल हेल्प यू इन योर लेक्चरेट्स। राइट और सर। नॉर्मली जब भी आप कहीं भी किसी से मिलेंगे, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आप बाय द टाइम यू रीच योर इंटरव्यू स्टेज, विल बी ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। राइट सर। तो ये कॉन्फिडेंस इसका बाय प्रोडक्ट है ये सब करने का। राइट सर। सर, पीआईक्यू के एसोसिएट में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्सनल लाइफ एसोसिएट में सर, तो उस एरिया को कैसे कवर कर सकते हैं? पीआईक्यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शीतल। पीआईक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है एक्चुअली, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और मैंने कई कैंडिडेट के फॉर्म देखे हैं कि कई बच्चे बड़े कैजुअली से भरते हैं, उसके कुछ रीजन भी हैं। मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरा आंसर थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि पीआईक्यू फॉर्म भी सर, यस, आगे और इट्स पीछे वेरी दोनों इंपॉर्टेंट। जगह होता है। आप समझते हैं उस चीज को। तो पीआईक्यू फॉर्म का अगर हम शुरू से ही देखें, हाँ। तो जब जहाँ पे लिखा होता है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, उसके आगे जो भी लिखा होता है उसके जस्ट नीचे बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में लिखा होता है अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लेस, राइट। वेदर इट्स ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, कुछ इस तरह की चीजें लिखी होती है। तो आप अपना एड्रेस तो लिख देते हैं, अपना सब कुछ लिख देते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं है, बट मैनी अ टाइम्स आप उसकी ना पॉपुलेशन लिखना भूल जाते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बट लेकिन इससे एक ये चीज दर्शाता है कि आप में आई फॉर डिटेल है कि नहीं। अब फॉर्म जब पढ़ रहे हैं तो वी आर सपोज टू बी एज ए लीडर और एज ए डिफेंस ऑफिसर, वी शुड हैव ए आई फॉर डिटेल, हमसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो राइट सर। यहाँ पे जो कई लोग हैं ना, पॉपुलेशन बिल्कुल ब्लैंक छोटा होता है, कुछ पता ही नहीं होता, वो गलती वो हो जाती है। यस सर। फिर उसके बाद में वही चीज आती है कई बार कि वेदर इट इज स्टेट हेडक्वार्टर और नॉट, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, तो कई लोग को भी नहीं पता होता कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो है कि नहीं, तो उसके अंदर में भी वो गलती कर जाते हैं। अगेन वो एक इंडिकेशन जाएगा, इसको इंफॉर्मेशन कम है, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन लेवल या अपने आसपास जहां भी रहता है उसकी इंफॉर्मेशन कुछ कम है करके। राइट सर। तो ठीक है, ये धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं ये चीजें। जब फॉर्म कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा होता है या तैयारी कर रहा होता है, तो वो पहले ये फॉर्म को पढ़ता है कि ये सपोज टू बी रीडिंग, 15 मिनट डिवोट करता है वो फॉर्म पे, पहला पेज और दूसरा पेज पूरा पढ़ता है, फिर वो अपने मन में, अपने माइंड में सोचता है कि मैं इसलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा ये कैंडिडेट जो मेरे सामने आने वाला है।
बिल्कुल। तो वही पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूँ, वो देखेगा अरे यहाँ पे तो वो रेड लाइन लगा देगा, फिर इसमें फिर रेड लाइन लगा देगा। अगर वो बहुत ज्यादा रेड लाइन हो गई तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये जो कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कैजुअलनेस है, और अगर वो इंटरव्यू में झलकती जाएगी तो वो डेफिनेटली कैंडिडेट के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो हमको जो पीआईक्यू से जो फर्स्ट इंप्रेशन देना है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के, तो वी शुड गिव एन इंप्रेशन कि आप में आई फॉर डिटेल है, आपने फॉर्म को ध्यान से पढ़ा है, और अकॉर्डिंगली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो फॉर्म में मांगे गए हैं वो अपने भरे हैं। बिल्कुल। अभी उसके नीचे जब हम आते हैं तो आता है कि वेदर यू आर अलाइव और नॉट, इफ नॉट व्हाट वाज योर एज व्हेन दे एक्सपायर। अब यस। उसके बाद में ये चीजें कई लोग ये भी ध्यान से नहीं पढ़ पाते, उसमें भी गलतियां कर जाते हैं। तो वो कई बार जो बोलते हैं व्हाट वाज योर एज, तो वो अपनी, अगर फादर की कहीं डेथ हो चुकी है तो फादर की डेथ एज लिखी होती है उसके अंदर में, या मदर की एज लिखी होती है। ओके भाई सर। व्हाट वाज योर एज एट द टाइम व्हेन ही और शी एक्सपायर्ड। तो वो राइट। एक गलती हो जाती है, लोगों से ध्यान रखना चाहिए। फिर बिल्कुल। उसके बाद में फैमिली पर्टिकुलर्स आता है। फैमिली पर्टिकुलर्स के अंदर में मैंने कई बार देखा है कि ये मिक्सअप हो जाते हैं, कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना होता है, कहीं पे अपना ऑक्यूपेशन लिखना होता है, और लास्ट वाले में इनकम पर मंथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन के नीचे ऑक्यूपेशन, एंड इनकम पर मंथ में इनकम पर मंथ ही लिखें। राइट सर। अब प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, हाँ जी। जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं। अब ऑब्वियसली फार्मर की तो पर मंथ वाली इनकम तो होती नहीं, राइट। उनका एक साथ पूरा का पूरा जो क्रॉप होती है बिकती है, तो हो सकता है कि वो साल में उनके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जैसे भी हैं। तो राइट। उनको ये एडवाइस मैं ये करना चाहूंगा कि ठीक है, अगर 6 लाख होती है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए बाई 12, और जो निकल के आ जाता है वो लिख दीजिए उसके अंदर में इनकम पर मंथ। एंड अभी भी आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो लिखिए अप्रोक्सीमेटली, राइट। अप्रोक्स लिख दीजिए वहां पर, 50,000 अप्रोक्सीमेटली, दैट्स ऑल। हाउ डज इट मेक इट डिफरेंट, बट एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तो कोशिश करिए। कई लोग ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, सर फार्मर की इनकम का कुछ पता ही नहीं है हमें, तो अब कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी मिल जाता है, एग्रीड कभी ज्यादा कम हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन करके फिर भी आप लिख सकते राइट सर। हैं। एक दूसरी मिस्टेक मैंने कई लोगों की देखी है इसी के अंदर में, जो अपने डिफेंस के बच्चे होते हैं, जनरली ओआरस के रैंक्स के बच्चे होते हैं, इवन ऑफिसर्स के भी मैंने देखा है, ओके। और उनके रिटायरमेंट के बाद में उनके फादर ने कहीं ना कहीं जॉब ले रखा है। ठीक है सर। अब जॉब ले रखा है, इनकम पर मंथ में लिखा है 40,000 फॉर एग्जाम्पल। तो और उसको देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, और इसके 3 4 भाई बहन हैं, तो कहीं बोलते हैं 40,000 कैसे चल रहा होगा घर। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कुछ पूछेगा कि ये एक्चुअली इतना ही है या कुछ है, तो कई बार वो भूल जाते हैं कि नहीं नहीं सर, इसमें मैं पेंशन लिखना भूल गया। तो अगर आपकी पेंशन भी 30 40,000 है तो सर इनकम पर मंथ, ये इनकी अभी जो नया जॉब है, जॉब के अंदर में 40,000 मिल रहे हैं, और 40,000 उनको पेंशन भी मिल रही है, तो टोटल इज 80,000। राइट। उन लोगों को, बच्चों को ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि पेंशन भी इंक्लूड करें। इट इंक्लूड्स अपने जो सिविल के भी साइड के लोग होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनके फादर को पेंशन मिलती हो, और वो रिटायर हो गए, तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए इनकेस उनके पापा ने कोई नया जॉब ले रखा है। ठीक है सर। ठीक है। नाउ एक चीज मैंने गलती और देखी है कि यहाँ पर उसके नीचे जब लिखा होता है एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, 2 बार लिखा होता है, एंड यंगर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, वो भी 2 बार ही लिखा होता है। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ 4 बार ही लिख सकते हैं। 2 एल्डर ब्रदर के बारे में लिख सकते हैं और 2 यंगर ब्रदर के बारे में लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये तो नेसेसरी नहीं है कि हमारे के सारे दो दो ही होंगे सब। राइट सर। किसी किसी कैंडिडेट का हो सकता है कि उसकी चारों एल्डर सिस्टर्स हैं, या चारों एल्डर ब्रदर हैं, या वो सबसे बड़ा है, उसे सब नीचे वाले हैं। राइट सर। तो मैंने यहाँ पे भी गलती देखी है, उन्होंने है ज्यादा, बट वो लिखते नहीं, क्योंकि वो उसको काटना नहीं चाहते। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज कि उसके 4 एल्डर ब्रदर हैं, फॉर एग्जांपल 4 एल्डर ब्रदर हैं, तो पहले 2 कॉलम उसके अंदर में तो वो लिख देगा एल्डर ब्रदर, 1 एल्डर ब्रदर, सेकेंड। अब उसके बाद में यंगर है, यंगर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, तो यंगर को काट के एल्डर कर दें।
लास्ट वाले यंगर को भी काट के एल्डर कर दें और हम्म, ब्रदर पर टिक कर दें, तो 4 एल्डर ब्रदर हो गए और जो उसका पर्टिकुलर से आगे लिख दें सामने। राइट सर, सेम कैन बी डन फॉर द यंगर ऑल्सो। राइट सर, ठीक है, तो गिव योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि वो जब ऐसा तो लिख चुके होते हैं, लेकिन जब डिस्कशन में करते हैं तो बोलते हैं माई एल्डर ब्रदर और माई ये ब्रदर वो ब्रदर, तो फिर वो बोलता है भाई, इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है इसके बारे में तो आपने बात ही नहीं करी थी अभी तक, यस, उसमें तो फॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये राइट, कहाँ से आ गया सडनली, 100, एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर आपने कहाँ से, वो सर लिखने की जगह नहीं थी तो नहीं लिखा। राइट तो सर, गॉट इट, कैंडिडेट ऐसा बोलता है, तो वो हाँ, एल्डर यंगर को आप थोड़ा सा चेंज विन भी कर सकते हो, कट करके यंगर को करके एल्डर कर सकते हो, या एल्डर को कट करके यंगर भी कर सकते हो, बट ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन विच इज आस्क्ड फॉर। ओके सर, राइट, नाउ कमिंग टू नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है इसके नीचे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में जो भी दिया गया है उसके अंदर में पहले होता है 10+10, फिर उसके बाद में होता है 10+2, और राइट, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑब्लिक प्रोफेशनल करके नीचे ऐसे दिए होते हैं। उसके बाद में आपका कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ कॉलेज, राइट, और फिर उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, फिर उसके बाद में कितने किस ईयर में कंप्लीट किया, परसेंटेज क्या रहे, एंड आप डे स्कॉलर थे या बोर्डर थे, और लास्ट में एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ये रहते हैं कॉलम्स। अब जो 4-5 गलतियां मेरे को यहीं पे जो मैंने कई बार ऑब्जर्व करी है, मैंने खुद ने देखा है कि जब हमने 10th का तो ठीक है, वेरी क्लियर, 10th में जो आपका था आपने लिख दिया, स्कूल का नाम भी लिख दिया और बोर्ड भी लिख दिया, ठीक है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, और या फिर सीबीएसई बोर्ड, जनरली स्टेट बोर्ड ऑब्लिक अपने सीबीएसई हो जाता है, किसी किसी का आईसीएसई भी हो सकता है। ठीक है, 12th का भी आप कर लेते हैं, बट जहां पे ग्रेजुएशन की बात आती है, तो ग्रेजुएशन में मैं एक लोगों को सजेस्ट करना करूंगा कैंडिडेट्स को, कि जो ग्रेजुएशन जहां पे लिखा हुआ है वहां पर उसके नीचे जस्ट ग्रेजुएशन वर्ड के नीचे विद इन ब्रैकेट आप बीएससी, बीए, बीटेक जो भी आपने करा है वो जरूर लिखते हैं। राइट, लार्जली लोग लिखते ही नहीं राइट सर, गॉट कि इट, आप ग्रेजुएशन करा किस में है आपने, आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, परसेंटेज का नाम लिख देंगे, बट कहीं वो नहीं क्लियर करता कि आपने ग्रेजुएशन में किसने किया है, राइट आपने सर, बीटेक करा है, बीएससी करा है, बीए किया है, तो फिर वो एक क्वेश्चन फिर पूछना पड़ता है, भाई तुमने ग्रेजुएशन किस में किया, सर बीटेक किया। अब दूसरी गलती क्या करते हैं, बीटेक तो लिख दिया फिर वो हाँ, स्ट्रीम नहीं लिखते, राइट सर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बीटेक तो विद इन ब्रैकेट आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस सीएस लिख दें, गॉट तो इट, वो ऐसा करें। ठीक है, और जो नेम ऑफ कॉलेज होता है, मैं कई बार मैंने देखा है कि वहां पर वो यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जब बोलते हैं इट इज बेसिकली नेम ऑफ कॉलेज और नेम ऑफ योर स्कूल। राइट, ठीक है, तो वो लिखे और फिर आगे यूनिवर्सिटी का कॉलम दिया हुआ है तो उसमें लिखे यूनिवर्सिटी जो भी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वॉट एवर यूनिवर्सिटी जो लिखना है आप लिखिए उसके अंदर। ठीक है, अब एक जगह और गलती दिखती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ईयर, हाँ, ये जो ईयर के नीचे हमको भरना होता है, इट इज ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट राइट, स्टडी। तो 10th आपने कंप्लीट किया है 2022, 12th किया है 2024, तो 24 लिखना है, वहां पे 22 लिखना है। अगर ग्रेजुएशन आपने 24 में कंप्लीट किया 2024 में, तो 2024 दैट इज द कंप्लीशन ईयर। कई राइट, लोग वो स्टार्टिंग वाला लिख देते हैं, हमने कब शुरू किया था, तो दैट मिस्टेक इज नीड टू बी अवॉइडेड। राइट, राइट, ये भी हो गया आपका ईयर भी कम, और बाकी परसेंटेज एंड वो जनरली जब लोग भर लेते हैं। यस सर, एंड डे स्कॉलर बुक क्लियर है, डे स्कॉलर ऑब्लिक बॉर्डर। और लास्ट वाले कॉलम में अगेन मिस्टेक मैंने जो देखी है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फर्स्ट इन ताइक्वांडो टूर्नामेंट, यहाँ पे आपको ताइक्वांडो, कराटे या फुटबॉल, हॉकी उसकी अचीवमेंट नहीं लिखी। दिस यस, इज ऑल अचीवमेंट इज रिगार्डिंग योर एजुकेशन। एजुकेशन में यू आर टॉपर ऑफ द स्कूल, टॉपर ऑफ योर आई मीन सिटी, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, तो इस तरह के जो आपके अचीवमेंट हैं वो यस, यहाँ पे पर्टेनिंग टू योर एजुकेशन। राइट सर, गॉट इट, ये विथ मी। यस सर, ठीक है, तो ये आपका फॉर्म आगे का पेज खत्म होता है, नाउ हम पेज टर्न करते हैं, ऊपर आपका आ जाता है पहले आपका हाइट, वेट इन किलोग्राम्स एंड मीटर एंड करके,
Right. तो ऑफ कोर्स हाइट इन मीटर्स एंड वेट इन किलोग्राम्स आपका लिखा होता है, और उसके पहले आई थिंक शायद हाँ उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ का भी कहीं कॉलम है, एंड एनसीसी वाला आता है। Yes, तो sir. कई बार जैसे हमने लिख दिया अपना हाइट, लिख दी 1.75 सेंटीमीटर्स। Mm-hmm. कई बार इंटरव्यू ऑफिसर पूछ लेते हैं ओके दैट कॉरस्पॉन्ड टू हाउ मच Mm-hmm. फीट एंड इंचेस। तो Mm-hmm. हमारे कई लोग है ना वहां पे स्टम्प हो जाते हैं कैंडिडेट, Okay. दे डोंट नो दिस स्मॉल कन्वर्शन क्या होता है, 1 मीटर इज हाउ मच। Mm-hmm. तो वो थोड़ा सा जब ये भरे तो आप सोचे कि हाँ ये कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है, आई शुड कीप इन माइंड। Right. सिमिलरली वेट इन किलोग्राम से वेरी क्लियर कि वो किलोग्राम्स में आपको लिखना है। Mm-hmm. एनसीसी वाला भी बहुत क्लियर है कि एनसीसी में, बट उसके अंदर में मैंने कई जो एनसीसी जिन लोगों ने कर रखी है वो भी कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि डिवीजन लिखा होता है Right. और विंग लिखा होता है, जो विंग और डिवीजन में कई लोगों को मतलब कुछ भ्रम सा रहता है, सर ये डिवीजन मतलब क्या। तो Mm-hmm. बेसिकली सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन, Right. Okay. जनरली जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन होते हैं एनसीसी के अंदर में, और विंग तो वेरी क्लियर है, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स। Right, sir. ठीक है, तो ये लोगों को जो भी कैंडिडेट इनको सुन रहा है तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये होता है उसका। Mm-hmm. अब नाउ अनदर मेजर एक्चुअली जो बहुत बड़ा मुझे मतलब नजर आता है कि कई लोगों की वीकनेस मतलब नजर आती है इन द सेंस कि जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात आती Right, sir. है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी कॉलम आ जाता है, Mm-hmm. पैराग्राफ आ जाता है और उसके नीचे भरना होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आजकल की आपने स्कूल तो देख रखे हैं, कई बार सिटी के अंदर में स्कूल्स हैं तो उनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है, हाँ. खेलने की सुविधा नहीं है, और ये Right. भी कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो आसपास में भी कहीं मतलब इस तरह की सुविधा नहीं है, तो बहुत कुछ उन लोगों ने गेम खेले ही नहीं होते, एंड दिस बिकम्स ए वेरी वीक पॉइंट एक्चुअली इन द पीआईक्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। Right, sir. अब मैंने कई लोगों को एडवाइस किया है कि आपने भले गली क्रिकेट क्यों ना खेला, Mm-hmm. गली फुटबॉल क्यों ना खेला हो, 4-5 लोग मिलके क्यों ना खेल रहे हो, 11 खिलाड़ी ना भी हो, 11 Mm-hmm. दूनी 22 ना भी हो, तो भी आप जितने लोग भी खेलते हैं तो Mm-hmm. वो लिख लें उसके अंदर में। Mm-hmm. ऑब्वियसली जब वो लिखेंगे तो बोलेंगे सर मुझे आगे पीरियड लिखना है, तो पीरियड तो आप लिख सकते हैं, ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि इतने दिनों से खेल रहे हैं, 6 महीने से खेल रहे हैं या 1 साल से खेल रहे हैं, 2 साल से, वो तो आप लिख पाएंगे। Mm-hmm. उसके बाद में आता है वेदर यू प्रेजेंटेड स्कूल, Mm-hmm. यूनिवर्सिटी, वो तो डैश रहेगा क्योंकि आपने उस लेवल का खेला ही नहीं है। और बिल्कुल. उसके बाद में एक और आ जाता है एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो उस दोनों में ब्लैंक रहेंगे आप। तो हम्म. कैंडिडेट उस डर के मारे वो कुछ लिखता ही नहीं, सर हाँ. मेरी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, मैंने तो स्कूल में कुछ किया नहीं, मैंने तो यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं किया, मेरा हम्म. तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो लिखता ही नहीं। तो हम्म. कैंडिडेट को ये एडवाइस मैं करता हूँ कि आप भले कैसे भी खेल रहे हो वहां हम्म. पे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी गेम आप खेल रहे हैं, खो खो या जो भी, वो लिखे वहां पर, ड्यूरेशन जो लिखना है वो लिख दीजिए, आपने वेदर रिप्रेजेंटेड स्कूल, यूनिवर्सिटी, वहां पर डैश कर दें, आगे भी डैश कर दें। हम्म. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्कशन में वो पूछेगा भाई तुमने खेला है, भाई तुमने कोई रिप्रेजेंट नहीं किया है, अगर आइए पूछता है तो आप सीधे बोलिए यस सर हमने खेला है, बट हमारे पास में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम्म. हम लोग वॉट एवर स्मॉल ग्राउंड वी हैड क्लोज टू अवर हाउस और क्लोज टू अवर जो भी था, तो हम कुछ लोग मिलके खेला करते थे, प्रॉपरली हमने गेम नहीं खेला, हम हम्म. एवरेज जो थे खिलाड़ी रहे हैं। और व्हाट आई वाज डूइंग बेसिकली, जो मैं ये खेलता था टू हम्म. इम्प्रूव माय फिजिकल फिटनेस एंड फॉर लीजर से, वाह. तो इसीलिए मैंने नाइस. कोई स्कूल को और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इवन दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय द इंटरव्यू ऑफिसर। बट राइट. एक क्वेश्चन और आता है, हम्म. मैं जो जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो भी लिखा वहां पर, हम्म. ऑब्वियसली जब आपने गली में खेला है या छोटे से ग्राउंड में खेला है तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें उस गेम के बारे में नहीं मालूम होगी। बिल्कुल. कभी कभी वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ बैठते हैं, ओके यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फुटबॉल फील्ड। राइट सर. ठीक है, व्हाट इज द हाउ मेनी क्वेश्चन. diameter of the football, what is the weight of the football, what is हम्म. the height of the basketball ring, हम्म. व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने एग्जैक्ट. कहा ये सारी चीजें तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, हम्म. आपके पास में गूगल है, आपके सबके पास में फोन है, थोड़ा सा टाइप करिए, विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो बिल्कुल. विच एवर स्पोर्ट्स यू हैव रिटन, हम्म. उसको उसके बारे में आप बेसिक चीजें जानकारी हासिल कर लीजिए, राइट सर. दैट विल इंडिकेट कि हाँ आपको कुछ तो मालूम है और बिल्कुल. बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। हाँ, राइट सर.
ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स का आ जाता है। अब एक दो चीजें, आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स शीतल, आई Yes, नो ये sir. आंसर हो Yes. रहा है। No, sir, I'm fine. उसके बाद में आ जाता है आपका एक्टिविटी, आई मीन Right. पार्टिसिपेशन एक्टिविटी और ग्रुप। तो ऑब्वियसली इसके अंदर में उसमें भी कई लोगों के मैंने ब्लैंक देखे हैं। Mhm. तो इसमें जैसे आपका हो गया स्पीच, हो गया इलोक्यूशन, हो गया क्विज, हो गया या Mhm. एनुअल फंक्शन हो गया, फेयरवेल हो गया, ट्रैकिंग हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी कहीं भी आपने कुछ भी कर रखी हो तो जरूर वहां पे लिखें और अपने आप को दर्शाएं कि आपका रोल एज ए मेंबर था या एज ए ऑर्गेनाइजर था, जो भी है वो खाली ना छोड़े। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सोचे कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिख Mhm. सकते हैं, कुछ ना कुछ आप Right, sir. ढूंढोगे तो मिल जाएगा। Mhm. उसके नीचे आ जाता है आपका पोजीशन ऑफ Yes, right. रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर इन एनसीसी और स्पोर्ट्स और समथिंग, काफी कुछ दिया हुआ है इसके अंदर में। Mhm. तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं कहता हूँ कि सबसे छोटी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं आपने कर रखी हो तो क्लास मॉनिटर भी हो सकता है। बिल्कुल सर। Starting from class monitor also you can write it's a position of responsibility. Mhm. Yes, you managed the class. It's a Yes, position of responsibility. अच्छा, आप कोई गेम खेलते थे, उसके अंदर में कैप्टन है या वाइस कैप्टन है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिल्कुल। स्कूल कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं। Mhm. और तो एनसीसी में हैं, सार्जेंट हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर हैं या कुछ भी हैं, वो भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको फेयरवेल आपने ऑर्गेनाइज किया था, उसके अंदर में आपको बनाया गया था, लीडर बनाया गया था कि यू विल ऑर्गेनाइज, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि यस आई वाज द पर्सन हु वाज गिवन दिस टास्क एंड आई डिड दिस जॉब। तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या ढूंढ सकता हूँ और लिख सकता हूँ, सो दैट कि माई पीआईक्यू लुक स्लाइटली फुल ऑल्सो, एंड आई विल बी एबल टू स्पीक, उसके बारे में बोल भी पाऊंगा। राइट सर। ठीक है। अब उसके बाद में एक और आ जाती है परमानेंट कमीशन, मतलब टाइप ऑफ कमीशन, राइट। दैट इज परमानेंट और शॉर्ट सर्विस एंड चॉइस ऑफ सर्विस। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो भर दिया जाए। और लास्ट के अंदर में आपने कितने अटेम्प्ट कर चुके हैं एसएसबी के अंदर में, वो आपको लिखना होता है। तो वो आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें गलतियां थोड़ी कम देखी हैं। तो इस तरह से कुछ जो मैंने ऑब्जर्व किया है पीआईक्यू में, आपसे शेयर किया है। और कुछ आपके लिए क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो। सर फर्स्टली आई एम रियली ग्लैड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा बिकॉज इतना मुझे नहीं पता था कि इतना डिटेल में ऑब्जर्वेशन लिया जाता है एंड आप यू हैव रियली गॉन इन डिटेल डिस्क्राइबिंग ऑल दी प्रॉब्लम्स व्हिच कैंडिडेट आर फेसिंग सर थैंक यू सो मच फर्स्टली सर एंड आई रियली डोंट माइंड कि अगर सेशन लंबा जाता है सेकेंडली सर इफ आई टॉक अबाउट अदर एरियाज ऑल्सो एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान पैनल के अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं दे आर जनरली फाउंड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑल्सो सो सर यू आर डीलिंग विद कैंडिडेट्स with coming with different backgrounds and experiences एंड सर अभी एक रिसेंट पे आपका एसएसबी कैंप हुआ था वहां पे भी आपके काफी सारे कैंडिडेट्स आए थे एंड देयर इज अबाउट हम्म। अनदर कैंप व्हिच इज अबाउट टू कम ऑन दिस 5th ऑफ जून तो करेक्ट। सर आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड आई एम रियली वेरी हैप्पी आल्सो कि इस तरह का कोई कैंप कंडक्ट हो रहा है एंड पीपल आर गोइंग टू बी असिस्ट बाय यू सो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दिस कैंप अलोंग विद दैट सर किस तरह का एक्सपीरियंस गया जो रिसेंट कैंप गया है देखिए, ये अभी जो कैंप अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ है 5 दिन का, 20 से लेकर 24 तक का, यस सर मैं तो दाद दूंगा एक्चुअली हमारे एफडीए के डायरेक्टर लखन सिंह जी की, यस सर कि उन्होंने इतने कम के अंदर में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं। आई थिंक इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। एग्जैक्टली सर 5 डेज का कैंप के अंदर में उन्होंने सब कुछ उनको दिया है, आयु के बारे में पूरा इंटरव्यू किया, कराया गया है, फीडबैक दी गई है, जीटीओ के सारे टास्क कराए गए हैं, उसके पहले क्लासेस ली हैं, और साइकोलॉजिकल के सारे टेस्ट कराए गए हैं और उनको क्लासेस ली गई हैं और उनको प्रॉपर फीडबैक दिया है, स्टेज 1 का फीडबैक दिया है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव 5 दिन के अंदर में करके और सिर्फ मात्र 2,000 रुपये लेना, मेरे को समझ में नहीं आया कि वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं। लेकिन आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम राइट कि सर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मुझे भी गर्व होता है कि मैं भी अपना कुछ उसके अंदर में योगदान दे पाया। बिल्कुल सर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं, मतलब एफडीए की जितनी भी फैकल्टी है जी जान से लगे हैं और चाहते हैं कि हमारे जो सेंट्रल बेल्ट है एमपी और एमपी के आसपास के अंदर में, ऑब्वियसली ये बेल्ट के अंदर में थोड़े से रूरल एरियाज के लोग ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको एक हेल्प करने का प्रयास उनका रहा है। आज से नहीं, मैं कहूंगा ये काफी दिनों से इनका प्रयास रहता है। बट बिल्कुल अब इन्होंने तो उसके अंदर में प्रयास के अंदर में मतलब फीस इतनी कम कर दी है कि बिल्कुल काफी लोग आ सकते हैं और आए भी हैं, तो उनको डेफिनेटली इसका बहुत फायदा होगा।
आने वाले भी हम जो भी अब कैंप करने वाले हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन वाले भी करते हैं। उसकी हम्म, फीस भी अगर आप बड़े से बड़े यहाँ पर कोई भी कोचिंग एकेडमी के से कंपेयर कर लें तो उसके मुकाबले में मतलब 50% फीस है। और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो उनके बिल्कुल कंपैरिजन में बराबर का है, कहीं भी कम नहीं बैठता। हम्म, तो इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल। जरूर ज्वाइन करें। एफडीए इज डूइंग ए गुड जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। मैं एक छोटा सा अदना सा वहां पर सिपाही हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ उसके अंदर में। हाँ एंड जी। आई ट्राई टू हेल्प देम आउट। बट यस सर। आई एम हैप्पी, उनका जो लगन है और जो लोगों का पैशन है लोगों को यस। हेल्प करने की, यंग और रूरल बैकग्राउंड के स्पेशली बच्चों की हेल्प करने की, वो काबिल तारीफ है। राइट सर, इवन सर जब मुझे पता चला कैंप के बारे में आई वाज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज सर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते एंड समबडी any candidate who is going to be assessed by you, sir, what can be an opportunity better than that? So it's a golden opportunity. Kindly check the details in description box. Sir, as an interviewing officer, you get to interact, as I said, कि आपको बहुत तरह के background के candidates को interact करने का मौका मिलता है. तो सर, very prominent question एक candidate के दिमाग में होता है, people coming from military background or people coming from civilian background, along with that from a very lavish family or coming from village, are they assessed by the similar format or on the similar parameters, sir? या उनको अलग पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है? नहीं शीतल, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ये दिमाग में काफी लोगों के, काफी कैंडिडेट के इसमें आता ही होगा, और आप लोग आपके थ्रू उन्होंने ये माध्यम से शायद ये क्वेश्चन पहुंचाया है। यस सर। तो देखो, फॉर्मेट तो सेम ही है सभी के लिए, हम्म। उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। असेसमेंट करने का तरीका ये भी है, बट एक चीज में ऐड करना चाहूंगा यस। कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल जो बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं हमारे पास में, हम्म। और डेफिनेटली एक सिटी बैकग्राउंड से जो आया है, और एक उसके कंपैरिजन में एक गांव के बैकग्राउंड से, विलेज के बैकग्राउंड से आया हुआ है। राइट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिटी बैकग्राउंड से जो आया है उसके पास में सारी फैसिलिटीज रही होंगी, अच्छे स्कूल में उसने पढ़ा होगा, उसके माँ बाप ने उसको सारी सहूलतें प्रदान करी होंगी, और डेफिनेटली वो कंपैरिजन में एक विलेज वालों से तीन चार कदम आगे भी हो सकता है, बिकॉज उसको सारी फैसिलिटी मिली है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में अवेलेबल है। और वही चीजों के लिए एक विलेज वाला शायद उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, उसको तो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन ही कई बार नहीं मिल पाती, पता ही नहीं चल पाता कि भाई एनडी का एग्जाम होने वाला है, हम्म। ये उसकी डेट आई हुई है, इसके नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं मेरे को भरना है, और कैसे फॉर्म भरना ये भी नहीं पता होता। बिल्कुल सर। लाइट नहीं होती, कई बार कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं होती, फिर भी वो वहां तक आया होता है। बिल्कुल। अब ये दो बच्चे हैं हमारे सामने, हम्म। एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एज ए जीटीओ, एज साइकोलॉजिस्ट, हम उसको असेस कर रहे हैं। हम्म। तो डेफिनेटली अगर जो एक विलेज से आया है और वो भले कुछ चीजों में कम रह जाए, फॉर एग्जांपल पीओए के अंदर में मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में कम रह जाए, लेकिन बाकी में वो compete कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पैशन दिखा रहा है, उसके अंदर में एक आग है, जील है आगे बढ़ने की और बनने की, तो हम उसको एक ट्रेनिंग जो उसके अंदर में जो होती है पोटेंशियल, वो देखते हुए शायद उसको हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे। राइट सर। गॉट इट। ठीक है। राइट सर। तो ये होता है एक्चुअली, तो वो चीजें हम लोग छह सात पैरामीटर्स हैं जो जनरली वो देखते हुए हम उस बच्चे को देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे भाई देखो इसके पास में तो सारी फैसिलिटी थी, उसके बावजूद भी ये है ना इतने ही पहुंच पा रहा है, और इसके पास नहीं थी फिर भी ये भी वहां तक पहुंच गया, बिल्कुल। उसको टक्कर दे रहा है एक सिटी ब्रेड कैंडिडेट को। तो मुझे फिर ये बच्चा ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में अभी भी आग है और वो आगे बढ़ने की क्षमता है, वो ट्रेनिंग पोटेंशियल उसके अंदर में बहुत ज्यादा रहेगा। तो राइट। ही विल बी इजी टू ट्रेन एंड ही विल बी बेटर पर्सन इवेंचुअली निकल के आएगा। राइट तो सर। ये चीजें होती हैं। सर एक और चीज, काफी सारे कैंडिडेट्स रिकमेंडेड होते हैं बट सम ऑफ द रीजन मे बी मेरिट आउट हो जाते हैं, तो जब वो वापस हम्म। एसएसबी जाते हैं सो क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट से, और along with that does it give an upper edge to their performance in the next attempt, sir? बहुत अच्छा क्वेश्चन शीतल, बिल्कुल अभी जो कैंप हुआ था उसके अंदर बिल्कुल सिमिलर कैंडिडेट आपने जो अभी डिस्क्राइब किया मेरे पास में आया था, हम्म। सेलेक्ट हो गया, मेरिट आउट हो गया। बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा आ जाएगा नाम, अनफॉर्चुनेटली टिल द लास्ट उसकी होप अनफॉर्चुनेटली डैश हो गई, उसका नाम नहीं आया, मेरिट आउट हो गया। राइट। सेकंड टाइम पे वो गया था और वहां पे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, हम्म। ऑब्वियसली। तो फिर मैंने उसको जो बैठ के उससे बातें करी, हम्म। और ये चीज मुझे मालूम थी कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां उसने करी होंगी,
क्योंकि मैं इस तरह के कैंडिडेट पहले भी देख चुका हूँ, और हम में से कई लोग, सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, हम जानते हैं कि अ, इस तरह की गलतियां लोग कर बैठते हैं। वो क्या गलती करते हैं? बेसिकली जो एक बार सेलेक्ट हो चुका होता है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हो ज्यादा हो जाता है। जाता है। आई वुड से कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। राइट सर। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या कहीं एक दूसरा वर्ड मैं यूज करूँ तो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। अरे, मैं पिछली बार तो हो गया था और इस बार भी हो जाऊंगा, मेरे को तो उन लोग सेलेक्ट कर ही लेंगे करके, तो उस तरह से वो उसका एक हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है, सोचने का तरीका हो जाता है। और जितनी प्रिपरेशन उसने पहले जाने के लिए करी थी, वो उतनी प्रिपरेशन नहीं करता, बिकॉज ही रिमेन्स कि मैं तो हो जाऊंगा करके। राइट सर। एंड सेम थिंग हैपन विद द गाय, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वहां पे गया, उसने कोई ज्यादा तैयारी नहीं करी, और वहां पे जाके इंटरव्यू के अंदर में भी उसने गलतियां करी, इंटरव्यू के अंदर में भी, जीटीयू के अंदर में गलतियां करी, और इवन साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी गलतियां करी उसने, क्योंकि वो उसने तैयारी नहीं करी थी, कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, थॉट कि मैं हो जाऊंगा। राइट फिर सर। भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा पास पहुंच गया था, कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा, कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ, एंड अगेन ही डिड ए मिस्टेक इन कॉन्फ्रेंस व्हेन ओके। आई एक्चुअली कैरी आउट डिस्कशन। तो कॉन्फ्रेंस में जो उसने गलती करी, तो मैंने कहा, भाई ये तेरी प्रॉब्लम्स रही हैं, तूने ये गलतियां करी हैं, इसलिए तेरे साथ में नहीं हो गया है। एक चीज मान के आप चलो कि परफॉर्मेंस ऑन द डे मैटर्स। आपने 6 महीने पहले क्या परफॉर्मेंस करी थी जब आप सेलेक्ट हो गए थे, और आज आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। हो बिल्कुल। सकता है कि कोहली 5 दिन पहले बहुत अच्छा खेला, उसने सेंचुरी बनाई, बट इट डज नॉट मीन कि आज के मैच में भी कोहली सेंचुरी बना देगा। कोई राइट। गारंटी है? यस नहीं सर। गारंटी है ना। गारंटी रहेगी। तो अगर आज वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो 5 रन, 10 रन या 0 पे भी आउट हो सकता है। तो वही बिल्कुल। चीज तुम्हारे साथ में है। तुमने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया था, सारी तैयारी करी थी, मेंटली यू आर स्टेबल, मेंटली यू आर स्ट्रांग, मेंटली यू नो कि मैं कैसे फेस करूंगा, बट इस टाइम पे तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। राइट सर। ये थॉट कि हम जो बोलते हैं ना, कई लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, कहीं हम्म। ना कहीं वो चीज उस कैंडिडेट में हो गई थी। बिल्कुल। देन ही वाज ब्रॉट टू अर्थ। इस तरह की चीजें आप दोबारा मत करना, दोबारा तैयारी करो, और फिर हाँ। जाओ। काबिलियत है तुम्हारे में, ये नहीं कहते, तुम एक बार सेलेक्ट हुए हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हारे में काबिलियत तो है, राइट सर। बट ये गलती कर बैठते हो। बिल्कुल। तो अगर आप ये गलती ना करोगे, तो आपका फिर प्रॉब्लली दोबारा ये तो सिलेक्शन सर मैंने भी ऑब्जर्व जाएगा। किया है ओवर a period of time, even a top rank which is merit out going again for the SSB सर स्क्रीन आउट हो गया, और कई बार 7-8 बार रिपीटर्स भी ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर कर देते हैं, तो सर ऑन टाइम बिल्कुल, परफॉर्मेंस मैटर करता है। बिल्कुल, सर, बिल्कुल। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो ग्रेजुएशन प्लस एंट्रीज के लिए जा रही है एसएसबी के अंदर, और सर जब वहां पे जाते हैं तो देर आर कैंडिडेट्स हु आर हैविंग जॉब और डूइंग मास्टर्स और डूइंग समथिंग साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन। बट सर एक काफी चंक ऐसा होता है जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है रिटन के लिए एग्जाम, जो भी हम ग्रेजुएशन प्लस एंट्री सीडीएस एफकेट इस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है। तो सर कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट के दिमाग में एक चीज आती है कि इवन दो ही स्कोरिंग गुड इन रिटन, ही इज फोकस्ड, नॉलेज पे काम कर रहा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है सर, ही इज डूइंग वेल, बट अ कैंडिडेट कमिंग विद समथिंग along with the preparation and a candidate which is just doing the preparation sir, तो कुछ फर्क पड़ता है उनके असेसमेंट में सर, या they can do both well in the SSP? बोथ कैन डू वेल, ऐसा तो नहीं है। हम्म। प्रिपरेशन अगर अच्छी तरह से आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस ओवर देयर। राइट। तो प्रिपरेशन तो मैं ख्याल से कहीं ना कहीं आपको एक मेक यू अ बेटर कैंडिडेट एक्चुअली। डेफिनेटली आप प्रिपेयर करके जाइए, हम्म। ज्यादा आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर प्रिपरेशन की अगर वैल्यू नहीं होती, तो शायद इंडिया के अंदर में इतनी कोचिंग नहीं होती शायद आज। कोचिंग राइट सर। एकेडमीज हैं। हमने जब दिया था 40 साल पहले, तो शायद बहुत गिनी चुनी कोचिंग, 3-4 गिनते थे शायद, उंगलियों में गिन सकते थे। आज तो हजारों में है। तो कहीं ना कहीं किस पे आप जोर दे रहे हैं? जोर तो इसी पे दे रहे हैं कि आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, बिल्कुल। क्योंकि कंपटीशन तो आपको मालूम है कि उतना ही है। कंपटीशन तो अभी भी बहुत बल्कि बढ़ गया। बढ़ गया आई सर। वुड से कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग टू एसएसबीज आर वेरी वेरी हाई। राइट। इट इज ऑल इन द टर्म्स ऑफ 200, 250, 300, और उसके अंदर में आप मुश्किल से 30-40 कैंडिडेट स्टेज 1 में क्लियर कराते हैं, और स्टेज 2 में पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। तो आई मीन सिलेक्शन रेट बहुत कम है, हम्म। और आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तभी आपकी कुछ बात बनेगी। तो प्रिपरेशन करने वाले को तो फायदा है, राइट सर। वन शुड डू। अलॉन्ग विद दैट सर, एक ये बहुत अटपटा सवाल लग सकता है बिकॉज सर, एंड मुझे लगता है बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे जो इसको फेस कर रहे हैं सर, डाउनफॉल ऑफ मार्क्स।
even in 10th 12th and graduation, but ओके now they are focused, sir. They are preparing well and they are doing good, but sir जो past में यस किया यस हुआ यस कर्मा है, they are coming now and they feel like कि ये कई dark side ना हो जाए इंटरव्यू के अंदर या एक negative impact ना करे. तो sir, how somebody हम्म can sustain the situation in this situation? ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शीतल आपने मतलब डेफिनेटली ये बहुत देखने में आता है बहुत Okay. बार देखने में आता है ये हम्म, कि टिल टेंथ आप बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट रहे एट में अच्छे आए नाइन्थ में टेंथ में भी आपके 95 आ गए एंड इलेवेंथ सभी के लिए मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा बड़ा साल होता है जिसमें लोग कम पढ़ते हैं उसके अंदर में 60-70 आ जाए तो हम लोग भी कोई ज्यादा हम्म, उसके लिए मतलब नहीं सोचते और ट्वेल्थ में अगर सडनली जैसे आपने 95 आए थे और सडनली आपने देखा कि 70 या 75 आ गए हम्म, तो ऑब्वियसली कि थोड़े से एंटीनास खड़े हो जाते हैं इंटरव्यू ऑफिसर के और वो क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल. पूछेगा कि भाई क्या हुआ ट्वेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इन हम्म, वंस लाइफ और हम्म, तुम्हारे यहाँ पे 70 या 75% आए 20% 25% नीचे आ गए आप हम्म, क्या हुआ था करके हम्म, अब यहाँ पर कई लोग है ना इस बात को नहीं पचा पाते कि मेरे से कम हो गया और नहीं नहीं सर मैंने तो बहुत अच्छा दिया था सर आई डिड हम्म, वेरी वेल आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड कम क्यों हो गए मेरे नहीं होने चाहिए थे सर हम्म, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है वो कैंडिडेट मतलब वो सच नहीं बता रहा ही इज नॉट वेरी ट्रूथफुल एक्चुअली उसने कहीं इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपरली शायद नहीं किया हम्म, या अभी भी वो डिनायल मूड में है इज इन right, डिनायल मूड हम्म, ये कांट बिलीव कि मेरे को इतने कम आ गए अगर वही इंसान हम्म, प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्शन करे तो वो खुद ही रियलाइज करेगा कि उसने वाकई एग्जाम अच्छी तरह नहीं दिया है कहीं ना बिल्कुल. कहीं गलती करी है ये तो हम्म, कोई भी जो पेपर चेक करने वाला है उससे तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है ना उसकी कोई वो आपको जबरदस्ती कम मार्क्स क्यों देगा आप हम्म, ही ने कुछ कम लिखा होगा तभी आपको मिला होगा हम्म, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो मैं एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपरली करें और एक्सेप्ट करें वो मिस्टेक को जिसके कारण आपके मार्क्स कम हुए हैं अब वो बिल्कुल. मिस्टेक कुछ भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कि आप पहले बहुत अच्छे पढ़ने में थे तो हम्म, जैसे अभी मैंने बात करी कि पिछली बार वो मेरिट आउट हो गया तो अभी वो कॉन्फिडेंट हो गया कई हम्म, लोग बोलते हैं कि भाई मैं टेंथ में तो बिना पढ़े ही मेरे 95 आ गए थे तो हम्म, मेरा ट्वेल्थ में भी मतलब मैं बहुत कम पढ़ूंगा तो भी मेरे मार्क्स आ ही आ जाएंगे जाएंगे. तो हाँ, हाँ. एक सोच ये होती है हम्म, दूसरी सोच एक ये होती है कि सोच नहीं क्या बोलते हैं जब अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो वो थोड़े से खैर इलेवेंथ में तो करते ही हैं हम्म, और ट्वेल्थ के अंदर में फिर एज यू नो कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप हम्म, कई चीजें अट्रैक्शन इधर उधर भी हो जाते हैं उनके या तो कई लोग बहुत खेल कूद में अच्छे होते हैं तो वो पूरी फोकस वहीं कर रहे होते हैं दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मोर कई हम्म, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है स्कूल कैप्टन या कुछ ऐसे बन जाते हैं या स्पोर्ट्स कैप्टन के अंदर में तो उसी के अंदर में ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं ऑब्वियसली वहां पे आपके पढ़ाई आपकी कम हो जाती है कई लोग होते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ कर लेते हैं तो बिल्कुल. उसके अंदर में उनका टाइम काफी डिवोट हो जाता है तो वो फिर हम्म, नहीं कर पाते ब्रेकअप हो गया फिर वो रोते ही रहते हैं पढ़ाई पे दिमाग नहीं जाता right. तो इस तरह की चीजें और ज्यादा एक्सट्रीम वाले में कुछ हो गए तो गलत कंपनी में आप चले गए जो शायद स्मोकिंग करते हैं ड्रिंक करते हैं तो ऐसे बच्चों की कंपनी में जो पढ़ने लिखने वाले नहीं है लेकिन आप भी मैचो बनना चाहते हैं दिखना चाहते हैं कि यस आई एम नो लेस देन एनीबॉडी एल्स तो Right. यू आर ट्राइंग टू प्रूव हम्म, अब ये क्योंकि ये जो स्टेज होती है आप भी जानेंगे जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ी है जिसको कहते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं यहाँ पे एवरीवन ट्राइज टू लुक बेटर right. प्रूव बेटर हर हम्म, चीज में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो so true. तो इस तरह के चेंजेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ईयर्स ऑफ स्टॉर्म तो मतलब ये तूफान का एक टाइम होता है इसके लिए वर्ड है ईयर्स ऑफ स्टॉर्म तो ये हम्म, जब आप टीनेज के टाइम पे होते हैं हम्म, साइकोलॉजिकल के अंदर में आप स्टॉर्म से गुजर रहे होते हैं वो बिल्कुल. हार्मोनल स्टॉर्म होता है एक्चुअली हम्म, तो वो आपको इन चीजों में जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है या उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी होती है उसके पेरेंट्स समझा चुके होते हैं या कोई अच्छा मेंटर होता है उनके पास में वो हम्म, तो वो इन चीजों को कंट्रोल करके अपने आप को फोकस रखता है ले आता है अब जिसने नहीं किया ऑब्वियसली वो भी सामने इंटरव्यू देने के लिए आ गया वो हम्म, कैसे फेस करे तो मैं जो बोल रहा हूँ कि ही और शी शुड एक्सेप्ट कि सर मेरे से ये हो गया था उस टाइम पे मैं इमेच्योर था या थी हम्म, मैं इन चीजों में पड़ गया था और मैंने पढ़ाई पे ध्यान कम दिया जब मुझे ट्वेल्थ में मार्क्स कम आया तो मुझे एक शॉक लगा हम्म, मैं इतना अच्छा परसेंटेज लाता था मैं सोच रहा था कि मैं ले आऊंगा या ले आऊंगी और हम्म, नहीं आया तो मुझे एक शॉक लगा एंड दैट हैज गिवन मी जॉल्ट एक्चुअली और जैसे मुझे किसी ने सोते से जगा दिया कि
अरे भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं अपनी गलती को समझा। उसके बाद में जब मैंने एडमिशन लिया, या बीएससी में या बीए में या बीटेक में जिसमें भी मिला, सर अब मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को पढ़ना है, मुझे करना है और कुछ हासिल करना है। उस गलती से मैंने सबक ले लिया है। हम्म, तो उसको ये एक्सेप्टेंस दिखाना है पहली बात, और उस एक्सेप्टेंस के बाद में ये दिखाना है कि अब वो क्या कर रहा है कि उस तरह की गलती को रिपीट ना करे। राइट सर। तो ये अगर कोई आंसर अगर प्रॉपरली इस तरह से दे देता है, दे देती है, डेफिनेटली इंटरव्यू ऑफिसर बोलेगा कोई बात, हम्म, गलतियां हो जाती हैं, आपने गलती कर ली, लेकिन आप समझ गए कि आप गलती क्या थी और आपने सुधार अपनी जिंदगी में ले आए हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड टेकिंग यू, अगर आप सेलेक्ट होते हो। राइट सर, गॉट है ना? इट। राइट सर। तो ये बल्कि एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कम से कम इस बच्चे में इतनी तो समझदारी आ गई कि ये उसने अपनी गलती को समझ लिया। और एक ये भी कहती है ना कि जो कभी जिंदगी में गिरा ही नहीं और जो गिर के उठा है, वो जानता है कि नीचे कितनी गहराई है। तो वो एक ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा होगा। तो बिल्कुल। हमारे लिए ये कैंडिडेट भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा अगर हम वो सेलेक्ट करते हैं। तो राइट उसके सर। चांसेस बढ़ जाते हैं इफ ही और शी एक्सेप्ट्स मिस्टेक। राइट सर, आई बिलीव दिस इज द माइंड बूस्टर या मिथ बूस्टर सेशन हो गया, बिकॉज सर बहुत सारे पैरामीटर्स के अराउंड मुझे भी सर एक टाइम पे इतना सुन लेते हैं कि कुछ डिलेमास होते हैं कि हो सकता है कि दीज थिंग्स आर ट्रू एंड दीज थिंग्स आर नॉट, बट सर एज आई गॉट लकी टू टॉक टू यू अगेन, सो समवेयर द अदर आई हैव कवर्ड बहुत ऑल अच्छे दिस। क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। इनके एनीथिंग रिमेनिंग आप प्लीज गो अहेड, आई मीन आई एम हैप्पी, जो मेरे से होता बनेगा मैं So आंसर then करूंगा। I'll be asking one more question to you. So it प्लीज। is a general perception of candidates, as an interviewing officer. What is that one thing that, as an interviewing officer, you look in a candidate and you say yes. So is there any particular one quality that, वो एक अच्छा impression डालती है यहाँ पे? So देखिए, मैं वन क्वालिटी, सिर्फ एक क्वालिटी से पूरा चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं कहूंगा, बट मैं कपल ऑफ क्वालिटीज मिक्स करके बताने की कोशिश करूंगा। okay. जैसे मैंने कहीं ना कहीं आपको कहा था कि जैसे हम स्टेज वन की बातें कर रहे हैं, तो कैंडिडेट अपना किस तरह से नरेशन कर रहा है, किस तरह से डिस्कशन कर रहा है, तो मैंने एक पॉइंट यूज किया था, वर्ड यूज किया था कॉन्फिडेंस। Right. ठीक है, तो कैंडिडेट में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू से कॉन्फिडेंस, मतलब कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ बिलीफ है। Mm-hmm. ही और शी हैज गॉट सेल्फ बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस क्या झलका रहा है? सेल्फ बिलीफ। तो एक सेल्फ बिलीफ वाला बच्चा डेफिनेटली अच्छा करेगा। Mm-hmm. और दूसरी चीज की ये भी आपको मान के चलना चाहिए कि 100% ऑफ द टाइम आप 100% सभी चीज सही कर लेंगे, Mm-hmm. ये भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी, बिल्कुल। बट गलतियां होने के बाद में आप में इतना होना चाहिए जिसके लिए अगर आप कहा जाए नेवर से डाई एटीट्यूड, हम्म, कभी ना हार मानने वाला। हम्म, एक क्वालिटी जिसको हम कहते हैं, जो 15 लेवल के उसके अंदर में ये वाली जो चीज दर्शाती है, हम्म, उसको लाइवलीनेस कहते हैं। बिल्कुल। लाइवलीनेस वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ फैक्टर 3 की लास्ट क्वालिटी है ये। हम्म, वो क्वालिटी का अगर हम बिल्कुल सतह तौर पे उसका डेफिनेशन लें, तो हम्म, वो पर्सन इज वेरी लाइवली, ही ऑलवेज स्माइलिंग इन नेचर, हम्म, जोवियल, जो करता है, तो हम्म, उसको लाइवली बोल देंगे। नो, लाइवली डज नॉट, ये डेफिनेशन वहां तक खत्म नहीं होती। इसका डेफिनेशन का मीनिंग है एबिलिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। राइट। अगर कोई फेलियर आ जाए आपकी लाइफ में, आपकी एबिलिटी बाउंस बैक करने की, उस फेलियर को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, बाउंस बैक करके अगेन अपने गोल को अचीव करके दिखाए, दैट इज व्हाट इज लाइवलीनेस। तो राइट। यहाँ पे भी अगर आपका, आपने यहाँ पे 9 टास्क आप जीटीओ के दे रहे हो, 9 टेस्ट यहाँ पे, 4 टेस्ट उसके दे रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो जाएगा आपसे, बट आपको उससे कॉट डाउन नहीं होना है। आपको उसको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं तो गया। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल। एक आध टास्क खराब हो जाता है, जीटी जीडी खराब हो गया, तो ये डज नॉट मीन कि कंप्लीट जीटीओ खराब हो गया। बिल्कुल सर। बाकी भी तो जीटीओ है, अच्छा आप करिए, उसके अंदर में 8 टास्क और हैं, हम्म, उसमें अच्छा करिए, तो कहीं ना कहीं जीटीओ भी बोलेगा कोई बात नहीं, उसमें एक कैपरेशन था, वहां पे ग्रुप डिस्कशन में इतना नहीं कर पाया, आई स्टिल एक्चुअली वुड लाइक टू टेक हिम। राइट। सिमिलरली इंटरव्यू ऑप्शन में एक आध आंसर वो नहीं दे पाया, एक दो आंसर नहीं दे पाया, लेकिन बाकी काफी अच्छे दिया, और वो
क्वेश्चन को जिस पे आंसर नहीं दे पाया, ही एग्रीज कि ही डज नॉट नो, बट ही विल फाइंड आउट एंड तो उसके लिए भी हम उसको माफ कर देंगे एक तरीके से, ठीक है, कम से कम उसमें वो है। तो आपको नेवर से डाई एटीट्यूड रखना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, एक थोड़ी सी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, टू एक्सेप्ट, हम्बलनेस थोड़ा सा रखिए, टू एक्सेप्ट करिए, गलती हो जाती है तो। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन है, वो ख्याल जरूर रखें, Right, sir. इम्पोर्टेंट है, डोंट So, बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। right, sir. So we have come to an end, and I'm done with all the questions. And I want more sessions with you. I hope I got the opportunity again. And people, just request me all in the comment section कि they want more videos with you because sir आपका experience बहुत valuable है candidates के लिए और आपने जितना डिटेल में डिस्कस किया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू वीडियोस जहाँ पे काफी चीजें काफी हद तक डिटेल में डिस्कस हुई है, चाहे वो पीआईक्यू हो चाहे वो स्क्रीनिंग हो। सर आई हैव नॉट डन एनी सच वीडियो बिफोर जहाँ पे इतनी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। एंड सर आई होप शीतल, बाकी सारे कैंडिडेट्स इससे उनको कुछ लाभ मिले, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एंड वी विल हैव मोर सेशंस इन केस पॉसिबल, आप जब भी बोलेंगे तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड आई वुड से अगेन कि एफडीए इज डूइंग अ गुड जॉब। आप एफडीए के अंदर में जो कैंप लग रहा है या जो प्रॉपर होते हैं एसएसबी इंटरव्यूज के पूरे सेशन 15 दिन के या 1 महीने के, उसका लाभ उठाएं। इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी इन सेंट्रल इंडिया, बहुत दूर भी नहीं, चारों तरफ से भी आएंगे तो भी एक बहुत ज्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा। इट्स अ गुड प्लेस, वन शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.